हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। पिछली क्लासेस में मैंने आपको संधारित्र और उसकी धारिता के बारे में बताया था और उसके जितने थ्योरी पार्ट है मैंने आपको बता दिए थे। ये आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने आपके सिलेबस कवर होते हैं मैंने उनको बता दिया था। अब आपका नंबर है न्यूमेरिकल का, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको कुछ न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, जिसमें से आपका पहला न्यूमेरिकल यहाँ है। वो इस तरीके से है, धातु के दो गोले लिए गए हैं जिनकी त्रिज्या जो है 18 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर है, ठीक है। धातु के दो गोले लिए गए हैं जिनकी त्रिज्या जो है दे रखी है कितना है, 18 सेंटीमीटर है और 27 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद और प्रत्येक को आवेशित किया गया है और जो जितना प्रत्येक को आवेश दिया गया है वो कितना है, 75 माइक्रोकूलम। मतलब ये पहले और दूसरे जो दोनों गोले लिए गए हैं, दोनों गोले पर जो है 75 माइक्रोकूलम से हम उसे आवेशित कर दें दोनों, यानी 75 माइक्रोकूलम पहले को भी आवेशित कर दिया गया, दूसरे को भी 75 माइक्रोकूलम आवेश दे दिया गया, ठीक है। फिर काम क्या किया है, एक चालक द्वारा दोनों गोलों को जोड़ दिया गया, ठीक है। एक चालक तार द्वारा दोनों गोलों को जोड़ दिया गया है। हम इसमें से क्या क्या निकालना है, नंबर एक, उभयनिष्ठ उनका विभव क्या होगा, यानी जोड़ने के पश्चात दोनों गोलों का उभयनिष्ठ विभव क्या होगा। दूसरा, प्रत्येक गोले की धारिता क्या होगी, यानी कि ये जो अलग अलग ये गोले हैं इनकी अलग अलग धारिता क्या होगी। तीसरा ज्ञात करना है कि जोड़ने के पश्चात प्रत्येक गोले पर कितना जो है आवेश आएगा, ये हमको निकालना है, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहला है यहाँ पर उभयनिष्ठ विभव निकालना है, प्रत्येक गोले की धारिता निकालनी है, ठीक है। विभव की अगर बात करें तो हमने पिछले डेरिवेशन में मैंने आपको बताया था कि दो अगर चालक गोले हैं उनको अगर आपस में जोड़ते हैं तो जोड़ने के पश्चात उनका जो उभयनिष्ठ विभव होता है वो उसको कैसे लिखते हैं, उभयनिष्ठ विभव V बराबर उन दोनों गोलों पर कुल आवेश बटे में दोनों गोलों की धारिता है, ठीक है। तो चलिए, हमको आवेश तो पता है लेकिन धारिता हमको नहीं पता है, ठीक है। तो अब हम धारिता निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए, उससे पिछले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया कि अगर कोई गोलीय चालक है तो उसकी धारिता को हम कैसे निकाल सकते हैं। गोलीय चालक की धारिता का जो सूत्र होता है मैंने आपको जो है निकाल कर जो है दिखा दिया है कि गोलीय चालक की धारिता का सूत्र होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। यहाँ पे देखिएगा कोई कुचालक पदार्थ नहीं बताया गया तो मानेंगे कि वो आपको माध्यम क्या होगा, y, और y के लिए k का मान 1 होता है, इसलिए उसके एक की जगह k की जगह यहाँ पर 1 हुआ, तो जो धारिता का सूत्र होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यानी r क्या होता है, उस चालक की गोलीय चालक की त्रिज्या होती है। अगर त्रिज्या पता है तो हम चाहे तो आराम से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है, पिछले क्लासेस में बहुत पीछे हो चुका है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आपका होता है 9 × 10⁹, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा, 1/9 × 10⁹। r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, धारिता। तो पहले वाले गोले की त्रिज्या जो है r1 है और r1 कितना है आपका 18 सेंटीमीटर, ठीक है। या इसको मीटर में लिखेंगे तो इतना लिख सकते हैं। तो अगर इसकी वैल्यू r1 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें पहले गोले की धारिता मिल जाएगी, वो कितना है 4 पाई की वैल्यू यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू r की वैल्यू है। कैलकुलेट हमने किया, कैलकुलेट करने के पश्चात ये आपको आया 2 × 10⁻11 कूलम। सॉरी, ये आपकी धारिता है तो कूलम में यहाँ पे लिखेंगे फारेड, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे फारेड, ठीक है। चलिए, तो पहले वाले की अगर की धारिता आ गई, हम दूसरे गोले की धारिता निकालेंगे C2 को भी सेम थिंग्स वैसे लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पर और r2 की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट किया, इसका जो कैलकुलेशन किया तो ये जो C2 आया 3 × 10⁻11 फारेड, ठीक है। चलिए, अब जो है ये C1 और C2 की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे हमें वही निकाला था प्रत्येक गोले की धारिता, तो दूसरे वाले का जवाब हमें मिल गया C1 और C2 आपको इतना है, ठीक है। इसके बाद हम निकाल सकते हैं उभयनिष्ठ विभव, क्योंकि Q1 Q2 हमको पता है, C1 C2 मिल गया, तो उभयनिष्ठ विभव का सूत्र यहाँ पे हम लगा देंगे। ये Q1 की वैल्यू 75 माइक्रोकूलम, 75 × 10⁻⁻6 माइक्रो के लिए और प्लस 75 × 10⁻⁻6 माइक्रो के लिए बटे में C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू 2 × 10⁻11 है और C2 की वैल्यू है प्लस 3 × 10⁻11। सबको जोड़ेंगे, यहाँ पर जो डिवाइडेशन करेंगे तो सब सॉल्व करने के पश्चात इन सब की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर V बराबर आपका आया 3 × 10⁻6 वोल्ट। तो इन सब का सोल्यूशन आप करेंगे, सोल्यूशन करने के पश्चात आपको V बराबर मिलेगा 3 × 10⁻6 वोल्ट। इस तरीके से हमने पहले वाले सवाल जो है पहला वाला पॉइंट उभयनिष्ठ विभव, इसका जो है विभव हमने निकाल लिया, वो होगा इतना वोल्ट।
ठीक है। नेक्स्ट तीसरा इसमें से जो आपको निकालना है वो कि जोड़ने के पश्चात प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा क्या है। ठीक है, अब चलिए, क्योंकि देखिए इसको कहीं किसी और से जोड़ा, मान लीजिए किसी भी वजह से इस तरीके से इनको बैटरी लगाकर या किसी भी तरीके से आवेशित कर दिया गया, ठीक है, आवेश देकर इसको जो है और आवेश देने का जो भी रीजन कारण है ये उसको हटा दिया गया। मतलब है कि अब इस पर आवेश की मात्रा जो है फिक्स हो गई, इसको चालक द्वारा तार द्वारा जोड़ देंगे। अब देखिएगा जोड़ने के पश्चात कब तक ये आवेश एक दूसरे से वितरित होंगे, जब तक इनके विभव जो है आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे। यानी विभव जब ही बराबर होगा तुरंत जो है आवेशों का आदान प्रदान रुक जाएगा। ठीक है, मान ले रहे हैं कि इनका विभव कुछ और V1 रहा होगा, इसका विभव V2 कुछ और रहा होगा। ठीक है, जोड़ने के पश्चात इनका जो है विभव इतना होगा। मान लीजिए विभव ऊंचा या नीचा जिसका होगा तो एक दूसरे से आवेश क्या होंगे, आवेश जो है वितरित होना शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए कि इतना जब विभव हो गया तो आवेश वितरण क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो चलिए आवेश वितरण जब रुक गया तो पहले वाले पर कितना आवेश बचेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये माध्यम और इसका आकार नहीं चेंज करेंगे तो इसकी धारिता जो है C1 क्या होगी, नहीं बदलेगी, और ना इसकी ही ना दूसरे वाले गोले की धारिता कब बदलती है, जब आकार आकृति या माध्यम में परिवर्तन करते हैं। तो ना हम आकार बदल रहे हैं, ना आकृति बदल रहे हैं, ना माध्यम परिवर्तित कर रहे हैं। अगर तीनों में से कुछ भी परिवर्तित नहीं करेंगे तो इसकी धारिता कैसी रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, लेकिन देख रहे हैं कि इनका विभव क्या हो गया, बदल गया। तो विभव बदला है तो जाहिर सी बात है कि धारिता अगर नहीं बदल रही, केवल विभव बदला तो किसको बदलना होगा, इस पर उपस्थित आवेश की मात्रा को। इसका मतलब कि जब विभव जो है बदल कर बराबर होंगे तो जाहिर सी बात है कि इन पर आवेशों का वितरण होगा, जिनके कारण आवेश की मात्रा इनकी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, तो अब हम निकालना चाहते हैं कि जो है कि जब इनके अंदर उभयनिष्ठ विभव हो गया तो आवेश की मात्रा कितनी होगी। तो आवेश की मात्रा को कैसे निकालें, Q1 डैश। Q1 डैश क्या है, पहले वाले गोले पर आवेशन के पश्चात या उभयनिष्ठ विभव हो जाने के पश्चात आवेश की मात्रा। तो Q1 बराबर कैसे लिखेंगे, C1 इंटू V। देखिएगा Q1 डैश बराबर C1 इंटू V। ये ठीक से ये बदला तो ये इनको कोई इन दोनों में से कोई एक बदलेगा तो इसको बदलना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये ठीक से ये बदला, जाहिर सी बात है इसको बदलना पड़ेगा। यानी Q1 डैश, यानी इस पर कुछ मात्रा अलग हो गई है, वो अलग मात्रा कितनी, Q1 डैश। तो ये C1 की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी और V की वैल्यू यहाँ रख दी। कैलकुलेट किया तो कितना है, 6 × 10 के पावर -5 कूलाम। इतने कूलाम का आवेश जो है आवेश वितरण के पश्चात इस पर बच जाएगा। दूसरा Q2, अब देखिए Q2 आपका है 3 × 10 के पावर -11, सॉरी Q2 डैश बराबर लेंगे तो C2 डैश, Q2 डैश बराबर क्या होगा, C2 इंटू V। ठीक है, C2 हमने यहाँ पे रख दिया, इसकी वैल्यू को रख दी और आपको V की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, कितना है 9 × 10 टू पावर -5 कूलाम। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब कि ये जो है वितरण के पश्चात इन दोनों जो आपके आवेश हम Q1 और Q2 आपको यहाँ, तो इस तरीके से हम चाहें तो इनको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है दूसरा आपको सवाल है, आपको यहाँ पर, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर है। जो है दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र का जो है वाय में धारिता जो है दे रखी है 2 माइक्रो फैराड। ठीक है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी वाय में धारिता कितनी है, 2 माइक्रो फैराड। जब प्लेटों के मध्य जो है उनकी बीच की दूरी, काम क्या करी जाती चाहिए, एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी धारिता पहले बता रहे हैं वो 2 माइक्रो फैराड है। ठीक है, अब उनकी जो बीच की दूरी है उनके बीच में एक परावैद्युतांक भरा जा रहा है। ठीक है, और परावैद्युतांक कितना भरा जा रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र है जब इसके अंदर वाय चित्र धारिता दे रखा है। कह रहा है कि उसके बीच की जो दूरी है उस दूरी की 3/4 हिस्से में हम जो है एक परावैद्युतांक भरते रहे। 3/4 हिस्से में क्या भरते रहे, परावैद्युतांक, और शेष को जो है वैसे रहने दे रहे हैं कि शेष में वाय भरी है। कह रहे कि जब ऐसा कर दे रहे हैं तब जो है भरने के पश्चात उसकी धारिता कितनी हो जा रही है, 4 माइक्रो फैराड हो जा रही है। ठीक है, 3/4 हिस्से में भाग में जो है ये परावैद्युतांक भर दे रहे हैं के माध्यम का, तो उसकी धारिता 4 माइक्रो फैराड हो जा रही है। तो कह रहे कि उस के का मान ज्ञात करिए।
ठीक है, कि वो जो के रहा होगा कितने का रहा होगा कि इसकी धारिता जो है 4 माइक्रोफैराड की हो गई। अब फिर कह रहे हैं कि जो प्लेटो तथा पराबैद्युतांक का क्षेत्रफल जो है समान, मतलब है कि जितना इससे ऐसे करके जितना प्लेट का क्षेत्रफल है उतना ही पराबैद्युतांक का भी क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अब इनको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा, जब इसके अंदर हम पराबैद्युतांक भरेंगे तो क्या क्या चीजें होंगी। पराबैद्युतांक जब इसके अंदर हम भरते हैं तो इसके अंदर का जो है दो चीजें परिवर्ती होगी। एक तो यहाँ का वैद्युत क्षेत्र परिवर्ती होगा जिसके कारण यहाँ का विभव भी परिवर्ती हो जाएगा। क्या क्या चीजें परिवर्ती होगी, विभव बदलेगा और आपका वैद्युत क्षेत्र बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ वायु है तो इस वायु में तो वैद्युत क्षेत्र विभव समान रहेगा, लेकिन ये जो पराबैद्युतांक हम भरे हैं तो इसके कारण यहाँ का विभव बदलेगा। जब यहाँ का बदलेगा तो इस समांतर प्लेट संधारित्र का जो नेट विभव होगा वो भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या चीजें करेंगे, हम सबसे पहले काम करें, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट आपका यही है कि अगर इसकी धारिता निकालनी है तो धारिता हम कैसे लिखते हैं, धारिता C बराबर इस पर उपस्थित आवेश की मात्रा बटे में इस संधारित्र का विभवांतर। ठीक है, तो पहले हम निकाल लें कि इसका नेट विभव में कितना परिवर्तन होगा, तो आवेश बटे में विभव कर देंगे तो क्या देंगे, हमें धारिता देगा। ठीक है, चलिए तो पहले हम निकाल लें कि संधारित्र में अगर हम 3/4 हिस्से में मोटाई का अगर हम पराबैद्युतांक भर दे रहे हैं तो इसका विभव में कितना परिवर्ती होगा। ठीक है, या नेट विभव इसका कितना आएगा। ठीक है, अब देखिए प्लेटों के मध्य विभवांतर कैसे निकालेंगे। प्लेटों के 3/4 डी का क्या मतलब, इनके बीच की दूरी है 3/4 यानी 3/4 दूरी इनके भाग का विभवांतर प्लस 1/4 यानी बीच की जो यहाँ पे जो बचा है 1/4 हिस्सा जो दूरी यानी D/4 भाग का विभवांतर। ठीक है, चलिए अब हम विभवांतर को कैसे निकालेंगे। मान लें कि यहाँ पे हमने माध्यम भर दिया तो माध्यम का वैद्युत क्षेत्र E है। ठीक है, और जो यहाँ पर जो वायु है उसका वैद्युत क्षेत्र जो है E0 से लिखें। यहाँ का विभवांतर V है और यहाँ का विभवांतर V0 से, क्योंकि वायु वाले को जो है E0 और V0 से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अब चलिए अगर यहाँ से जरा V निकालने की कोशिश करें। ठीक है, अब देखिएगा E और V और ये दूरी में जो संबंध होता है बहुत पीछे क्लासेस में आपको बता चुके हैं, तो ऐसे होता है E = V/D। ठीक है, D वह दूरी है कि जितने दूरी का हमें विभवांतर चाहिए। तो यहाँ पर जो पराबैद्युतांक की मोटाई कितनी है आपको 3/4D के बराबर। तो इस 3/4D का विभवांतर कितना होगा। ठीक है, तो वो विभवांतर हमने V माना है, यहाँ का वैद्युत क्षेत्र E है तो V बराबर लेंगे तो कितना होगा, नीचे वाले का किसमें गुणा होगा, इस E। तो वह V कितना होना चाहिए, V बराबर 3/4D इंटू। ठीक है, सेम फिक्स इस Y में जो विभवांतर होगा वो कितना होना चाहिए, V0। तो ये जो बची हुई दूरी कितनी है, D/4। ठीक है, तो E0 बराबर V/में 1/4D। तो यहाँ से V0 लेंगे तो कितना होगा 1/4D इंटू E0। ठीक है, चलिए ये इस E जो माध्यम में वैद्युत क्षेत्र है और Y का जो वैद्युत क्षेत्र है, तो चूंकि माध्यम का वैद्युत क्षेत्र जब माध्यम कहते हैं तो जाहिर सी बात है वहां पे कोई पराबैद्युतांक भरा है के माध्यम का, तो उस माध्यम में और उसी जगह अगर उस माध्यम को हटाकर अगर Y है तो उस Y और उस माध्यम के वैद्युत क्षेत्र में जो संबंध होता है वो क्या होता है, E बराबर E0/K। ये भी हम पीछे क्लासेस में आपको बता चुके हैं। तो इस E की वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। चलिए देखिए अब जो है हम लेंगे यहाँ पर नेट विभव की बात करें कि प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर। तो प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर इस माध्यम का विभवांतर प्लस Y का विभवांतर, माध्यम का विभवांतर प्लस Y का विभवांतर। तो देखिएगा यहाँ पर E है और E की जगह हमने रखा E0/K। तो ये पूरा बचा 3D/4 इंटू E0/K प्लस 1/4D इंटू E0 ये वाला टर्म। ये हो गया इस जो संधारित्र है, संधारित्र का जो है नेट विभवांतर। इस समय देख रहे हैं कि E0 इंटू G बटे में 4, ये चीजें दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ पे इसको बाहर कर E0D/में 4। तो यहाँ कितना बचा 3/K और प्लस यहाँ से बचेगा आपको 1। देखिएगा यहाँ से 3 ऊपर बचा और बटे में नीचे बचा K और यहाँ से आप E0/4 बाहर करें तो यहाँ कितना बचेगा 1। तो यहाँ बचा 3/K प्लस 1। ठीक है, अब चलिए ये E0 क्या है, यहाँ पर अगर माध्यम नहीं रहता यहाँ पर वायु रहती तो इस वायु के अंदर का वैद्युत क्षेत्र है।
तो जब समांतर प्लेट संधारित्र हम आपको बता रहे थे तो हमने आपको बताया है कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके बीच वाई भरी है, तो वाई भरी है तो इसके अंदर का जो वैद्युत क्षेत्र E0 किसके बराबर होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा को कहते हैं प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व, और पृष्ठ आवेश घनत्व को कैसे लिखते हैं, Q अपान में A। तो ये कितना हो जाएगा, Q अपान में A इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो E0 बराबर आपको ऐसे लिख सकते हैं, E0 बराबर Q अपान में A एप्सिलॉन नॉट। तो इसी का यहाँ पर उपयोग किया गया, देखिएगा सिग्मा यहाँ पे पहले रखा और सिग्मा की वैल्यू Q अपान में A यहाँ पर, तो पूरा आपको आ गया Q अपान में A सिग्मा की वजह से एप्सिलॉन नॉट और D ऊपर, देखिएगा D यहाँ पर है, सिग्मा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया Q बाई A D अपान में 4 एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में यहाँ पर है 3 बटे में K, तो K की वैल्यू 1 में करेंगे 3 प्लस K अपान में 1। तो ये तो आ गया समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर का नेट विभव, अगर हमने कुछ हिस्से में पराबलतान कर रखा है तो। अब धारिता कैसे निकालेंगे, धारिता C बराबर आवेश बटे में विभवांतर, तो आवेश बटे में हमने विभवांतर रख दिया है, ठीक है। तो जब बटे तो Q से Q आपका कैंसिल हो गया, इस Q से Q कैंसिल हो गया, ये नीचे वाली क्वांटिटी जो है आपकी ऊपर जाएगी, ठीक है। तो नीचे वाली को ऊपर लेके गए, देखिए 4A एप्सिलॉन नॉट के ऊपर चला गया, अब बटे में यहाँ पे कितना बचा, D इंटू 3 प्लस K। तो ये है आपकी समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर जो हमने पराबलतांक भर दिया है उसके कारण धारिता। अब इस सवाल में जाएंगे तो यहाँ पर जब दे रखा है कि के माध्यम की का जब पराबलतांक आप रख रहे हैं तो उस समय धारिता कितनी हो जाएगी, 4 माइक्रोफैराड। तो इस समय हमने यहाँ पर जो है जब माध्यम रख दिया उस समय धारिता कितनी हो जाएगी, 4 माइक्रोफैराड, जो आपका जो है सवाल में क्वेश्चन में दे रखा है। तो इस C की जगह हम कितना रख सकते हैं, 4 माइक्रोफैराड, तो इसकी जगह 4 माइक्रोफैराड रख दिया। और यहाँ पर देखिएगा ये जो यहाँ पर टर्म है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D क्या होता है, हमने आपको बताया कि A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D जो होगा वो संधारित्र की वाई में धारिता, और ये कितना दे रखा है आपका 2 माइक्रोफैराड, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू रख देंगे। अब ये सब रखने के पश्चात हम जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हम देखिए यहाँ पर सारी वैल्यू जो है रिमूव हो गई है, सब न्यूमेरिकल वैल्यू K की वैल्यू, इनको सॉल्व करेंगे तो हम K की वैल्यू पाएंगे कि किसके बराबर होगी, 3 के बराबर। तो यहाँ पे देखिएगा एक चीज, यहाँ पर जो K मिला है वो ग्रेटर देन 1 मिला है, ठीक है। इसका मतलब कि वो यहाँ पर जो कोई ना कोई परावैद्युत माध्यम भरा गया। अगर K की वैल्यू 1 होती तो जाहिर सी बात है आपके न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं गलती होती, क्योंकि जो K की वैल्यू होती है हमेशा एक से अधिक होती है, ये हम बता चुके हैं। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों सवाल आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उम्मीद है कि आपको जो है ये सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको इसको समझने में कहीं समस्या हो रही है या दिक्कतें हैं तो आप जो है ये जो चैनल है इस पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जवाब जो है पूरी अच्छे से देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।